Hello students, welcome to today's class. Today we will talk about conductance of electrolytic solution. Because we are dealing with the conductance, तो एक बात बड़ी क्लियर है कि हम लोग यहाँ से करंट को पास आउट कराएंगे, और जब भी हम करंट को पास आउट कराते हैं, then on the basis of electrical property, on the basis of इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हम किसी भी मटेरियल को मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, थर्ड सेमीकंडक्टर। लेकिन आज हम इन 3 के अलावा एक और क्लास के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। 3 के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं कभी ना कभी। कंडक्टर्स मतलब जिसमें से करंट पास आउट होता है, विच अलाउज द करंट टू पास थ्रू, कि जो अपने में से करंट को पास आउट होने देगा उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है? दैट डू नॉट अलाउ टू करंट टू पास थ्रू, कि उसमें से करंट को आप पास आउट नहीं करा सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि कंडक्टिंग पावर इज लेस देन कंडक्टर्स बट ग्रेटर देन दैट ऑफ इंसुलेटर, कि इसमें से जब आप करंट को पास आउट कराओगे तो करंट तो पास आउट कर जाएगा, लेकिन इंसुलेटर के कंपैरिजन में यहाँ से ज़्यादा करंट पास आउट करेगा और कंडक्टर्स के कंपैरिजन में यहाँ से कम करंट पास आउट करता है। ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। बट व्हाट इज़ दिस सुपर कंडक्टर? तो इस सुपर कंडक्टर के बारे में देखें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो 0 से 15 केल्विन टेम्परेचर पर, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 0 से 15 केल्विन का टेम्परेचर कितना ज़्यादा कम हो जाता है। 0 से 15 केल्विन के टेम्परेचर पर देयर रेसिस्टेंस इज ऑलमोस्ट ज़ीरो। सबको पता ही है कि रेसिस्टेंस होता क्या है। रेसिस्टेंस होता है कि जी दुनिया की हर एक चीज़ चाहती है कि उसमें से करंट पास आउट ना करें, तो उस करंट को पास होने से रोकने के लिए वो कुछ फोर्स लगाती है, एंड दैट फोर्स इज़ कॉल्ड रेसिस्टेंस। उसका रेसिस्टेंस क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। ज़ीरो होने का मतलब है कि उसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी, उसमें से जितना आप करंट डालोगे सारा का सारा फ्लो कर जाएगा, कुछ भी वेस्ट नहीं करेगा। बट ये जो हमारे पास सुपर कंडक्टर्स हैं ये बहुत कम होते हैं। मेजरली हमारे पास होते हैं या तो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को फर्दर ऑन द बेसिस कि आप किस टाइप की इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं, आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसके बारे में हम चैप्टर 1 में बात कर चुके हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं बेसिकली इन कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कंडक्टर्स को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला जिसको बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब यहाँ से आपको समझ आएगा कि हम किसकी बात करेंगे? कंडक्टेंस की, कि करंट पास आउट कराना है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, मतलब जो कंडक्टर आप यूज़ कर रहे हो वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन उससे पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के अंदर। इसके अंदर क्या होती हैं? इसके अंदर मेटल्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिल्वर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन है,
फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर है। इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर क्या होते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है। एग्ज़ाम्पल अगर मुझे लेना हो यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो करंट कैरियर है, करंट कैरियर आर आयंस, ठीक है। इसमें करंट किसकी हेल्प से मूव करेगा, आयंस की, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, एक कैटायन अवेलेबल होगा और दूसरा एनायन अवेलेबल होगा। लेकिन मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर करंट कैरियर जो होंगे, करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब आपने सॉलिड के बारे में बात की थी और टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में बात की थी, जब हमने कहा था कि मेटालिक कंडक्टर्स हमारे पास होते हैं, जो मेटालिक कंडक्टर्स थे उसके टाइम पर आपने एक बात सीखी थी, और वो ये थी कि मेटालिक कंडक्टर के अंदर मेटल के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। मैं आपको याद दिला देता हूँ, मेटालिक कंडक्टर, और यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की। मेटालिक कंडक्टर के अंदर मेटल कैरीज एन पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज सराउंडेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस। अब इसमें जो करंट कैरियर होगा वो क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कि ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे ही आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करोगे तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। अब ये जो है डू नॉट गेट कंज्यूम्ड, डू नॉट गेट कंज्यूम्ड के टाइम के साथ साथ ये ख़त्म नहीं होते। जैसे अगर मान लो आपने आपके घर में जो वायरिंग करा रखी है 10 साल पहले 20 साल पहले जब करवाई होगी, तो उसमें से आज के टाइम पर भी कॉपर ख़त्म नहीं हो जाता, कॉपर जितना है उतना ही रहता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, कि ये कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि आपको और इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। इसके अंदर जो कंडक्टिंग पावर है या कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन any metal have in the valence shell, have in वैलेंस शेल। कि वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसी मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितने ज़्यादा है, ठीक है। इसके अंदर क्या किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड, कि यहाँ से कितने आयन बन रहे हैं। शायद आप में से किसी को मेरी बात नहीं समझ आ रही होगी। फॉर एग्जांपल NaCl है, NaCl को आप अगर वाटर में डालते हैं तो यहाँ से 2 आयन बनेंगे, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। लेकिन अगर आप MgCl2 को डालते हैं वाटर के अंदर तो यहाँ से 3 आयन बनेंगे, एक तो Mg2 पॉजिटिव बनेगा और 2 Cl नेगेटिव बनेंगे। यानी कि किस इलेक्ट्रोलाइट में से कितना करंट पास आउट करेगा वो डिपेंड करता है कि कितने आयंस बन रहे हैं। जबकि यहाँ किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस वो डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कंडक्टेंस क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। जबकि इसके अंदर क्या होती है, कंडक्टेंस इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कंडक्टेंस क्या करती रहेगी, बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ती रहेगी, क्योंकि देखो कंडक्टेंस डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ आयंस पर। लेकिन आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब हो जाता है कि वहाँ से आयंस आपस में टूटने शुरू करेंगे। आयंस जितनी आसानी से टूटेंगे मतलब उतने ज़्यादा आयंस बनेंगे। तो यहाँ पर टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से
कैटायन और एनायन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगातार कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से आयंस ज़्यादा बनेंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जबकि मेटालिक कंडक्टर में कंडक्टेंस क्या हो रही है, घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? मान लो कि ये मेटल रेस्ट पे है और ये इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से साइड से निकल सकता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इसके अंदर मूवमेंट आ जाती है। जब वो मूवमेंट आती है तो ये क्या करता है, ये इससे टकरा के इसको रोक सकता है, तो हिंड्रेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंडक्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये बात हुई किसकी, कंडक्टर्स की, कि कंडक्टर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। अब टॉपिक हमें कहता है कि हमें करंट ही पास आउट करना है, लेकिन कैसा सॉल्यूशन लेना है, इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि हमें इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि कितने आयंस बनते हैं। ठीक है, हमें इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है। हमें इस बात से भी फ़र्क पड़ेगा कि जो आयंस बन रहे हैं उनका साइज़ क्या है। देखो उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ छोटी सी टर्म्स हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। पहला जो टर्म है कि व्हाट इज़ द रेसिस्टेंस, कि रेसिस्टेंस होती क्या है। रेसिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, रेसिस्टेंस हमें पता है कि कंडक्टर में से अगर आप किसी चीज़ में से करंट पास आउट कराते हो तो हर चीज़ क्या करती है, कुछ अपोज करती है, उस करंट को अपोज करने के लिए फोर्स लगाती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड, अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्लास 10th से ही पढ़ते हैं। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। एल इज योर लेंथ of conductor, A is your area of cross section, कि कितना area of cross section है, and rho is known as resistivity। अगर कोई आपको कहे कि resistivity क्या होती है तो let's put L is equal to 1 and A is also equal to 1, then R will be equal to rho। means resistivity may be defined as resistance offered by a conductor of unit length and unit area of क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी यूनिट लेंथ है और यूनिट ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो उसमें से कितना रेजिस्टेंस आएगा, दैट विल बी इट्स रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो मैंने दो टर्म्स डिफाइन करी, एक रेसिस्टेंस और दूसरा रेसिस्टिविटी। ऐसे ही हमारे पास आती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज़ डिनोटेड बाय, कुछ बुक्स में इसको C से लिखते हैं जबकि कुछ बुक्स में इसको G से लिखते हैं, तो आपकी मर्जी है। तो G इज़ इक्वल टू इन्वर्स ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस था कि कितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा कि करंट पास आउट ना करें। कंडक्टेंस होता है कि कितनी आसानी से करंट पास आउट करता है। तो G इज़ इक्वल टू 1/R। ठीक है, R की वैल्यू अगर आप यहाँ से पुट करते हैं दैन G विल बी इक्वल टू 1/ρ L इंटू ए। ये जो टर्म है 1/ρ, रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। ऐसे रेसिस्टिविटी का इन्वर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कापा। ठीक है, अब होता क्या है, रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, कि ये क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। तो आप यहाँ से इसको लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो आप कह सकते हैं G इज इक्वल टू कापा कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई A/L, या कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G इंटू में L/A। ठीक है, इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट। अब कहोगे सर सेल कांस्टेंट क्या है,
तो सेल कांस्टेंट का मतलब है L/A। ठीक है, ये जो L/A वैल्यू आई है इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, सेल कांस्टेंट लिख रहे हैं। बट दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्यों लिखूं मैं इसको सेल कांस्टेंट। देखें, किसी भी अननोन चीज़ की कंडक्टेंस या रेसिस्टेंस निकालने का सबसे आसान तरीका फिज़िक्स जो हमें सिखाती है वो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई वायर होगी, कोई सॉलिड मटेरियल होगा, तो आप उसको कनेक्ट करके उसका रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक तो सॉल्यूशन है लिक्विड स्टेट में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को आप व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट नहीं कर सकते। तो मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज से तो मैं इसकी रेसिस्टेंस निकाल नहीं सकता। तो हमने क्या कर रखा है, हमने एक कंडक्टेंस सेल को डिफ़ाइन कर रखा है। वो सेल होता क्या है, वो एक बड़ी सी ट्यूब होती है। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर हमने सॉल्यूशन भर रखा है। अच्छा, ये क्या है, दिस इज़ योर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, दिस इज़ योर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये भी क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, फिक्स है, दैट इज़ कांस्टेंट। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हमने क्या कर रखी है, कांस्टेंट कर रखी है। यानी कि दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब A कांस्टेंट रखा, एंड द डिस्टेंस इज ऑल्सो केप्ट एज कांस्टेंट। दो कांस्टेंट है, जब आप डिवाइड करोगे यू विल हैव अ न्यू कांस्टेंट। यानी कि जब तक ये सेल फिक्स रहेगा, सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और अगर सेल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है तो आप इसमें अलग अलग सॉल्यूशंस डालकर इसकी कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉर अ गिवन सेल L/A की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और समझे कि आप इसके अंदर क्या भर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट भर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन आपने भरा उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ भी होगी, उसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन भी होगी। अगर कंसंट्रेशन लिखते हैं तो हम लोग फिर एक चीज़ लिखते हैं, इफ़ इलेक्ट्रोलाइट इज़ 1 मोलर, मतलब सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या रखनी है, 1 मोलर रखनी है। तो यहाँ से जो कंडक्टिविटी आएगी उसको हम लोग लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा है मतलब मोलर कंडक्टिविटी। ये किसके इक्वल आती है, ये इक्वल आती है मोलर, सॉरी नॉट कंडक्टिविटी, दिस इज मोलर कंडक्टेंस, that is equal to conductivity multiply 1000 divided by molarity। ये एक फॉर्मूला होता है जो आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे जब हम वेरिएशन की बात करेंगे, लेकिन आपको फ़िलहाल ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट आप भरोगे इसके अंदर, अगर उसकी स्ट्रेंथ 1 मोलर है तो 1 मोलर सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये बात हुई कि जब किसी में से करंट को पास आउट कराते हैं तो कौन कौन सी यूनिट्स आ जाती हैं। लास्ट एंड फाइनल बात कर लेते हैं कि क्या कोई फैक्टर है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जो सबसे पहला है दैट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ। ठीक है, जैसे NaCl है, MgCl2 है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज़ तो आपके पास कंडक्टेंस जो होगी वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। तीसरा जो फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है आपके पास दैट इज़ योर सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है कि देखो आप इलेक्ट्रोलाइट को किसी ना किसी सॉल्वेंट में तो डिज़ोल्व कराओगे, उसके साथ इंटरेक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर सॉल्वेशन इंक्रीज़ करती है तो कंडक्टेंस क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। क्योंकि अगर मान लो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आयन को अपनी तरफ खींचेंगे तो वो उसको कभी मूव ही नहीं होने देंगे। अगर जब तक वो मूव नहीं करेगा तब तक कंडक्टेंस नहीं आएगी।
ऐसे ही हमारे पास आ जाता है साइज़ ऑफ आयन। साइज़ ऑफ आयन अगर इंक्रीज़ करता है तो फिर से कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ा आयन होगा तो उसको मूव करने में मुश्किल आएगी। ऐसे ही हमारे पास एक और फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी अगर इंक्रीज़ करती है तो भी कंडक्टेंस क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस तो कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्या करता है, कंडक्टेंस डिपेंड करती है। तो आज हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके बारे में, मोलर कंडक्टिविटी की, और वेरिएशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे कंडक्टेंस चेंज करती है विद डाइल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, and till then goodbye, all the very best, and don't forget to like, share and subscribe.